गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं बालेश्वर प्रसाद आप सबके बीच में 10 क्लास से आज सबसे पहला अध्याय में हम चलेंगे पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र में। पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र में जैसे आपका है कि लोकतंत्र में व्यवहार, लोकतंत्र व्यवहार में जैसे लोकतंत्र तो आप समझ रहे हैं कि लोकतंत्र के बारे में आप पिछले वर्ग में भी कई बार अध्ययन कर चुके हैं, कई बातों को समझ चुके हैं। तो उसमें जैसे लोकतंत्र जो होता है जिसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं, तो डेमोक्रेसी में जैसे डेमोक्रेसी जो हम पिछले वर्ग में अध्ययन किए हुए हैं कि डेमोक्रेसी होता है दो शब्दों के मिलने से या डेमोस और क्रेसिया के मिलने से बना हुआ है, जो हम पीछे की बात है इस पर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। यानी कि यह जनता का शासन होता है लोकतंत्र। तो जनता का जब शासन होता है तो इसमें अब्राहम लिंकन महोदय भी कह चुके हैं पीछे कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है, अर्थात डेमोक्रेसी इज द पीपुल फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। ऐसे करके हम पिछले वर्ग के अध्ययन को समझ रहे हैं। तो आज हम लोग 10वीं वर्ग से शुरू कर रहे हैं कि लोकतंत्र यदि व्यवहार में आता है तो हमारे व्यवहार में किस तरह से लोकतंत्र का इस्तेमाल होता है और कैसे हम लोकतंत्र के बारे में समझते हैं। तो इसे समझने से पहले मैं आपसे एक बात याद दिला देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल को देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप निश्चित सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियोज मेरा अपलोड होगा इस वीडियो का आपका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ शुरू करते हैं कि लोकतंत्र व्यवहार में किस प्रकार से आता है, कैसे हमारे व्यवहार में लोकतंत्र की जरूरत होता है, किन किन क्षेत्रों में लोकतंत्र की जरूरत है हमारे व्यवहारिक रूप से। तो वैश्विक स्तर पर यदि हम ध्यान देते हैं, पूरे ग्लोबलाइजेशन के तहत हम देखते हैं कि वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र के विकास का विश्लेषण हम जैसे अभी बताए कि हम 9वें वर्ग में देखे हैं। इसके साथ यह बात स्पष्ट हो जाता है कि लोकतंत्र ही एकमात्र ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है, लोकतंत्र ही एक मात्र ऐसी राजनीतिक व्यवस्था होती है जिससे जनता की अधिकतम सहभागिता होती है। लोकतंत्र ही एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता अपनी सहभागिता को वहाँ दिखा पाती है, कर पाती है, और उनके अधिकार और कर्तव्य समान होते हैं, क्योंकि हर जनता के अधिकार और कर्तव्य की बात की जाए तो अधिकार और कर्तव्य भी समान होते हैं। इसलिए हम आशा कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि इस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था में सामाजिक असमानता नहीं होती है। जो भी हमारे यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था होता है उसमें किसी प्रकार का सामाजिक असमानता नहीं देखा जाता है, और इसके साथ साथ व्यवहार में भी देखा जाता है कि सामाजिक असमानता बिना अपवाद के, सामाजिक जो असमानता होती है इसमें किसी तरह का अपवाद नहीं होता है। प्रत्येक लोकतंत्र या लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह कायम होता है, देखा जाता है। इसके साथ जो विषमता होता है, यानी सामाजिक विषमता हम देखते हैं समाजों के अंदर कि लोकतंत्र में द्वंद्व का तत्व कायम कर देता है। किसी भी प्रकार की यदि सामाजिक विषमता होती है तो समाज के अंदर क्या करता है, एक तरह का द्वंद्व पैदा करता है, और ऐसा द्वंद्व पैदा करता है कि यह विचारणीय प्रश्न बन जाता है हम सबके बीच में। यहाँ तक कि सामाजिक असमानता के कारण अब देखेंगे कि लोकतंत्र में वर्तमान जो आज के डेट में द्वंद्व हो रहे हैं, ये द्वंद्व जो होते हैं इसके आखिर में नेचर क्या होता है, इसकी प्रकृति क्या होती है। इस प्रकार की असमान जाति, संप्रदाय एवं लैंगिक आधार पर हमें यह कई चीजों को देखने के लिए सामने प्रकट होता है, और इसका स्वाभाविक प्रभाव लोकतंत्र पर निश्चित रूप से पड़ता है। अब हम इसमें देखेंगे कि लोकतंत्र में द्वंद्व की बात जो आती है कि द्वंद्व कहाँ से होता है, द्वंद्व कैसे होता है। तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली होती है कि जिस शासन प्रणाली के अंतर्गत इसको संचालन जनहित के लिए और जनहित के लिए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। जनता के कल्याण के लिए सही प्रतिनिधि करना चाहते हैं, जनता के प्रतिनिधि जनहित को ही सर्वोच्च प्राथमिकता देने का कार्य किया जाता है। जनता के हित समान नहीं होते हैं, क्योंकि प्रत्येक जनता की बात हम करें तो सभी के हित एक जैसे नहीं होते हैं। उनके हित अलग अलग भी हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के उनके इच्छाएं हो सकते हैं, अलग अलग तरह के उनके कार्य हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक तौर पर द्वंद्व तो होना स्वाभाविक हो जाता है। और इस प्रकार की जो व्यवहार होता है, इस व्यवहार में सामाजिक स्तर पर जो द्वंद्व उत्पन्न किए जाते हैं या द्वंद्व हो जाते हैं, वैसे द्वंद्व के लिए कहा जाता है कि वे लोकतांत्रिक व्यवहार को प्रभावित करते रहते हैं। इसे कुछ उदाहरणों के द्वारा हम इसे समझ सकते हैं कि कैसे प्रभावित होते रहते हैं। जैसे बेल्जियम का नाम आप जानते हैं। बेल्जियम एक देश है, और बेल्जियम के पश्चिमी यूरोप को यूरोप में एक छोटा, बेल्जियम के पश्चिमी यूरोप जो आप देख रहे हैं वह एक छोटा सा राज्य है। बेल्जियम के 59% जनसंख्या जो है, बेल्जियम की
कुल जनसंख्या का 59% जनसंख्या वह फ्लेमिश भाग वहाँ का है, वहाँ पे निवास करती है। वहाँ की 59% जनसंख्या फ्लेमिश के भाग में निवास करती है और वे डच भाषा को बोलती है, जबकि 40% वहाँ के जो लोग हैं या जनता है वह बेलोनिया क्षेत्र में निवास करती है और बोलोनिया क्षेत्र में जो है वे फ्रेंच भाषा को बोलते हैं। अब देखिए दोनों में अंतर हो गया कि यहाँ भाषा की विभिन्नताएं देखी जा रही है और इस क्रम में उल्लेखनीय देखा जाता है, इस प्रकार से उल्लेख किया जाता है कि बेल्जियम की राजधानी जो ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स में निवास करने वाले लगभग 80% लोग फ्रेंच भाषा को बोलते हैं और लगभग 20% लोग जो होते हैं वहाँ के डच भाषा को बोलते हैं। और डच भाषा के साथ जैसे यहाँ जर्मन भाषा वाले लोग वहाँ काफ़ी संख्या में निवास कर रहे हैं और फ्रेंच लोग अधिक दृष्टि से यानी बहुत लंबे समय से यह कहा जाता है कि वहाँ संपन्न है, जबकि डच भाषा भाषी लोग जो है लंबे समय से वहाँ संपन्न नहीं है। जो भी डच वाले हैं, डच भाषा भाषी है, वे लंबे समय से वहाँ संपन्न नहीं है और वहाँ लंबे समय से जब संपन्न नहीं है, ऐसे स्थिति में कहा जाता है कि आर्थिक दृष्टि से वे बहुत ही गरीब है। इसके परिणाम स्वरूप हम देख रहे हैं कि दोनों समूहों के लोग में काफी तनाव देखने के लिए मिलता है और ऐसे तनाव की एक स्थिति उत्पन्न भी हो जाती है। इस आर्थिक विषमता के द्वंद्व को जन्म, अगर कहा जाए कि आर्थिक विषमता जो होता है द्वंद्व की स्थिति को जन्म देने का कार्य करता है और वहां के लोकतांत्रिक शासन की स्थिति को प्रभावित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ साथ वहां के दोनों भाषा भाषी के जो लोग हैं उनमें उनके बीच में जब सहमति के आधार पर राज्यों को अत्यधिक स्वायत्ता प्रदान दी गई थी, तो वैसे स्थिति में देखा गया कि दूसरे शब्दों में हम ऐसे बता सकते हैं कि राज्य के केंद्र सरकार के अधीन ये नहीं है, यानी कि वहाँ के भाषा भाषी जो है सहमति के आधार पर, जो दूसरे शब्दों में जैसे मैंने अभी बताया कि राज्य केंद्र सरकार के अधीन वहाँ नहीं आती है। जैसे भारत में है कि राज्य है केंद्र सरकार के अधीन आती है और वहाँ के राज्य जो है वह केंद्र सरकार के अधीन नहीं आती है। और जब केंद्र सरकार के अधीन नहीं आती है तो केंद्रीय सरकार की अनेक शक्तियां क्षेत्रीय सरकारों को प्रदान कर दी गई है। केंद्र सरकार जो है अपनी कई शक्तियों को, महत्वपूर्ण शक्तियों को वह क्षेत्रीय सरकारों को प्रदान कर दिया है और इसका परिणाम देखा जाता है कि ब्रुसेल्स जो है वहाँ ब्रुसेल्स में अलग अलग सरकार कायम, जो क्षेत्रीय जगह है वहाँ अलग अलग प्रकार का सरकार कायम है और अलग अलग सरकार कायम होने के कारण जिन दोनों भाषा बोलने वालों को समान प्रतिनिधित्व भी प्राप्त होता है। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, संस्कृति के क्षेत्र में देखिए, भाषा के क्षेत्र में देखिए, और तो और ऐसे मुद्दों पर जैसे कहा जाता है कि डच है, फ्रेंच है और जर्मन भाषा बोलने वाले को ही अंतिम निर्णय का अधिकार दिया जाता है। इस प्रकार बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार यहाँ देख सकते हैं कि जाति या नस्ल नहीं होकर यहाँ भाषा का आधार बन जाता है, क्योंकि कहीं कहीं जो होता है द्वंद्व का प्रकार जाति हो जाता है, भाषा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जाति हो जाता है, नस्ल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्रुसेल्स में यह भाषा एक आधार बन जाता है जो द्वंद्व का कारण बनता है। जबकि मैक्सिको में देखिए, मैक्सिको ओलंपिक खेलकूद का विरोध जब वहाँ के प्रजाति यानी नस्ल पर आधारित था। इस तरह से इन दोनों देशों से हम यह देखते हैं कि भारत के दक्षिण में स्थित है श्रीलंका। वहां भी आप देखिएगा कि श्रीलंका में भी जैसे आपको दो तरह के समुदाय मिलेंगे, एक सिंहली है, दूसरे तमिल है, और सिंहली और तमिल के मध्य में हमेशा द्वंद्व की स्थिति कायम रहता है, क्योंकि यहाँ जो है नस्ल के आधार पर द्वंद्व होता है। श्रीलंका के उत्तर पूर्वी भाग में अगर तमिल लोग निवास करते हैं, उनकी अपनी भाषा जो होता है, धर्म और संस्कृति की एक पहचान होती है। और इसके साथ साथ देखा जाता है कि दक्षिणी एवं पश्चिमी भाग में तमिल बहुल निवास करते हैं, और तमिल बहुल जहां निवास करते हैं, इसी आधार पर स्मिथ और कार्लोस और नॉर्मल द्वारा नस्ल के आधार पर ओलंपिक का बहिष्कार भी किया गया था। आप इसे ओलंपिक के खेल के समय में देखे होंगे। इस तरह से जहां तक भारत का प्रश्न हम देखते हैं, भारत की स्थिति को देखते हैं, भारत में सामाजिक विभाजन की प्रकृति एवं स्वरूप जो है काफी जटिल है, और इसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि यहाँ की स्थिति इतनी जटिल क्यों है। तो आप देखेंगे कि 1961 ईस्वी में मुंबई में एक घटना घटी थी। जैसे
आज उस समय 1961 में बम्बई कहा जाता था, लेकिन आज मुंबई कहा जाता है। तो वहाँ एक घटना घटी थी, यानी मराठियों की जनसंख्या, वहाँ की कुल जनसंख्या क्या था, कुल जनसंख्या जितना था उसके 34% ही मराठी थे उस समय 1961 ईस्वी में। जो 2001 ईस्वी में यह निरंतर बढ़ते हुए आज के डेट में हो गया 57%। यह 57% जो हो गया है, यहाँ धीरे धीरे दक्षिण भारत से आने वाले जो भी लोग हैं या जो जनता है, उनकी संख्या में कमी हुई है। कमी होने का रीजन है, कमी होने का कारण है क्योंकि दक्षिण भारत में कई नगर, जैसे आप देख सकते हैं कि हैदराबाद है दक्षिण भारत में, हैदराबाद है, चेन्नई है, बंगलोर है, और ये सब तेजी से अपना विकास करते चले गए हैं। इसलिए वहाँ की जनसंख्या मुंबई जैसे नगरों में जाने से उसमें कमी आने लगी है। लेकिन वैसे प्रांत जहाँ अभी विकास तेजी से नहीं हुआ है, वैसे लोग वहाँ जा ही रहे हैं, फिर भी संख्या कुछ राज्यों के नहीं जाने के कारण वहाँ कुछ जनसंख्या घटी है। और अब इन नगरों में की तरफ हम अगर आकर्षित होते हैं, तो आकर्षित होने का इसी प्रकार जैसे हम देखते हैं कि उस समय जो प्रवासी गुजराती की संख्या में भी कमी आई है, जो प्रवासी गुजराती है उनकी संख्या में भी कमी आई है। कमी होने का क्या कारण है? क्योंकि अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत इत्यादि नगरों की भी तेजी से विकास अब देख रहे हैं कि हो रहा है, और हुआ भी है इधर बीच में। इस क्रम में उल्लेखनीय है कि हम ये देख रहे हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के या स्वतंत्रता तो उत्तर भारत में बंबई और गुजरात कभी एक ही प्रांत हुआ करता था। कालक्रम के बाद में जाकर यह दो प्रांतों में बढ़ गया। हाल के वर्षों में हम देख रहे हैं कि मुंबई और उत्तर भारतीय हिंदी जो क्षेत्र है, उत्तर हिंदी भाषा भाषी के लोग की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इसमें लगभग 49% लोग वहाँ उत्पादन के कार्यों में लगे हुए हैं, और 49% लोग जो उत्पादन कार्यों में लगे हुए छोटे छोटे रोजगार के माध्यम से वहाँ क्या किए हैं, अपना जीवन यापन करना शुरू कर लिए हैं। मुंबई को अधिक समृद्धि में हम ये देख रहे हैं कि उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके परिश्रम, मुंबई का जो परिश्रम है, या उनके परिश्रम में भी मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में आज स्वीकार किया जाता है कि मुंबई जो है भारत का वित्तीय राजधानी के रूप में है, क्योंकि वहाँ पे देखा जाता है कि उनमें उत्तर भारतीयों की कमाई एवं बचत की काफ़ी बड़ी पूंजी लगी हुई है। जो उत्तर भारत से वहाँ लोग गए हैं उनकी पूंजी बहुत ज़्यादा मात्रा में लगी हुई है, और यही लगभग स्थिति बनी हुई है दिल्ली और कोलकाता जैसे महानगरों की भी। लेकिन हम फिर बात करते हैं 2009 और 10 ईस्वी में, जैसे आप देखे होंगे, समाचार पत्रों में सुने होंगे कि मुंबई में यहाँ के जो कुछ खास राजनेता द्वारा जैसे मराठी मानुष की भावना उभार लिए, और मराठी मानुष की भावना उभार कर जैसे भारत के हिंदी भाषियों के प्रति क्या किया कि बहुत ज़्यादा अपमानित कार्रवाई को कर डाला। उसमें आप देखेंगे कि रोजगारों को क्षतिग्रस्त किया गया, जो और दूसरे प्रांत के लोग थे उनके रोजगारों को क्षतिग्रस्त भी किया गया, और क्षतिग्रस्त करने के साथ इस प्रकार की गंदी राजनीति का एकमात्र आधार मतदान में बहुमत का लाभ प्राप्त करना था। मतदान में बहुमत का उन लोगों को लाभ प्राप्त करना था। लेकिन इस प्रकार की कार्रवाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और 15 में सर्वथा न्यायोचित नहीं है, क्योंकि उसमें 19 और 15 में मान्यताओं के आधार पर बिल्कुल उसके विरुद्ध है, उसके खिलाफ में है। आप देखेंगे उस समय क्या किया गया था कि वहाँ जाति के आधार पर, वंश के आधार पर, धर्म के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव, अब जैसे 19 में वर्णन किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णन किया गया है कि यह किसी प्रकार के भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और वहीं 15 में वर्णन किया गया है कि किसी भी भाषा भाषी या क्षेत्र के लोग हों तो उनके जैसा एक ही तरह का समान व्यवहार होना चाहिए। लेकिन इसी प्रकार हम भारत के स्थिति को देख रहे हैं कि मुंबई में ऐसा नहीं हुआ। 19 और 15 का खुला विरोध किया गया, और इसी प्रकार भारत के हाल के दिनों में क्षेत्रीयता की भावना भी पनपी है। जैसे रेलवे द्वारा भर्ती बोर्ड के लिए प्रायोजित जो परीक्षा है, उस परीक्षा के लिए दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में उत्तर भारत के छात्रों द्वारा यह देखने के लिए मिला है, समाचार पत्रों में आप पढ़े होंगे कि मारपीट की घटनाएं कई जगह पे घटी है। मुंबई या दक्षिण भारत के अन्य नगरों में उत्तर भारतीय लोगों या छात्रों के विरुद्ध उपरोक्त कार्रवाइयां क्षेत्रीयता के आधार पर यह देखने के लिए मिला है।
यह नागरिक को संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों से प्रतिकूल बनाया हुआ है। फिर भी सत्ता पर कार्यरत जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, नेतृत्व ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई नहीं कर पाता है। इसका भी उद्देश्य है वे इन उपद्रवियों यानी जो भी ऐसे उपद्रवी हैं उनके विरुद्ध संतुष्टिकरण की नीति अपनाई हुई है। इसका मुख्य कारण उनके समक्ष द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होती है। वे अपने होते हैं और उनके हितों की रक्षा भी करते हैं। लेकिन भारत इस प्रकार के द्वंद्व का प्रभाव लोकतंत्र के लिए सिर्फ सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यवहारिक पक्ष को भी प्रभावित करता है। यह देखने के लिए हमें मिलता है। जहां तक भारत का प्रश्न है, हम भारत के प्रश्न पे चर्चा करें तो भारत के प्रश्न में देखा जाता है कि सामाजिक विभाजन का स्वरूप अत्यधिक जटिल है। भारत में सांस्कृतिक विविधता कायम है। उत्तर और दक्षिण भारत में लोगों में हम सांस्कृतिक विभिन्नता पाते हैं। जातीय संघर्ष एवं तनाव तो समस्त देशों में देखने के लिए मिलता है। अगड़ी और पिछड़ी की राजनीति आप देखेंगे कि यहाँ देखने के लिए पर्याप्त है। इसके साथ साथ आप इनके बीच में एक टकराव की स्थिति उत्पन्न होते हुए देखते हैं। सरकार द्वारा दलितों को भी देखिए कि बिहार की जो सरकार है नीतीश कुमार, उन्होंने दलितों को भी दो टुकड़ों में बांट दिया और भी ज्यादा उन्होंने खाई पैदा कर दिया। ऐसा खाई जैसे दलित और महादलित के रूप में वितरित कर दिया। इसी प्रकार सांप्रदायिक भेदभाव, आर्थिक विषमता, भाषाई विविधता इत्यादि यहाँ पे कायम होते हुए नजर आता है। इस प्रकार के सामाजिक अंतर्द्वंद का स्वाभाविक प्रभाव लोकतंत्र के विभिन्न आयामों पर देखने के लिए मिलता है। तो छात्रों, यह हमारा आज का सबसे पहले शुरुआती कार्यक्रम था। इसके बाद हम लोग प्रत्येक सीरीज के माध्यम से इसे अलग अलग खंडों में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय।